हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 मई और आज की इस वीडियो में हम 17 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का पहला मार्स रोवर जिसका नाम है जुरोंग, ये लाल ग्रह पर यानी कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। तो हाल ही में जो चाइना का मंगल मिशन था जिसका नाम है तियानवेन-1 और इसी का एक रोवर है जुरोंग। और इस रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? चाइना के जो अग्नि देवता है जुरोंग, इन्हीं के नाम पर इस रोवर का नाम रखा गया था। और यही जो रोवर है यह मंगल की कक्षा में मतलब कि इस ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है जुरोंग रोवर। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहला कौन है? पहला है अमेरिका। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में अमेरिका का जो मंगल मिशन है, इसके तहत इसने जो अपना रोवर भेजा जिसका नाम है परसीवरेंस, ये परसीवरेंस मंगल की कक्षा पर उतर भी चुका है और अपना काम करना शुरू भी कर चुका है। तो पहला तो है अमेरिका का ये रोवर और अब दूसरा बन गया है चाइना, जिसका रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। चाइना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन हाल ही में चाइना के विशेषज्ञों ने एक डेटा जारी किया है, मतलब कि एक तरह का आंकड़ा आप कह सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने ये बताया है कि हमने तो अपने देश की जनसंख्या कंट्रोल में कर ली। हालांकि कंट्रोल में नहीं की है, लेकिन जो बीता दशक रहा है चाइना की भी जो 7वीं जनगणना हुई है, इसके अनुसार यहाँ मामूली वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो चाइना ये मानता है कि जल्द ही भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए, मतलब कि 2025 तक भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जबकि जो जबकि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके अनुसार भारत 2027 तक चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। एक्सरसाइज तो आप लोगों को याद ही है, हैंड इन हैंड, जो कि चाइना और इंडिया के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक समझौता है जो कि चाइना से रिलेटेड है, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। इसी BRI समझौते से कौन एग्जिट हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि भारत इसका हिस्सा शुरू से नहीं था। तो BRI समझौते से एग्जिट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन्होंने किस पर समझौता किया है? स्काई पर। स्काई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। कहने का मतलब है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, किसी भी सिचुएशन में ये तीनों ही देश एक दूसरे को सामान की आपूर्ति नहीं रोकेंगे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी थी, भारत को वैक्सीन के लिए जब कच्चे माल की ज़रूरत थी, ऐसे में अमेरिका ने कच्चा माल देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में ये मान भी गया था। तो ऐसी स्थिति ये दोबारा से ना आए, इसके लिए इन तीनों देशों के बीच स्काई पहल की शुरुआत की गई। तो जब ऑस्ट्रेलिया BRI को छोड़ करके स्काई में जुड़ा, इसके बाद चाइना ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक साझेदारी रद्द कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की हेल्प करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका मेन पर्पस है कि जो कोरोना रोगी हैं इनके लिए ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा और राशन सहित जितनी भी ज़रूरी सेवा हैं ये उपलब्ध कराई जा सके। और इसी मिशन हौसला अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है गैरसेन। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा आसपास के लोकेशन से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। उत्तरकाशी जिला, जहां भी हाल ही में बादल फटने की घटना सामने आई थी, तो इसी उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये है चमोली, जहां मार्च के महीने में ग्लेशियर फटने की घटना ये सामने आई थी। ये है हरिद्वार, और हरिद्वार ये हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का निर्वाचन क्षेत्र है। हरिद्वार से कुछ दूरी पर स्थित है ऋषिकेश। इसी ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज
ये बनाया गया है बिहार के नालंदा जिले में। ये है पिथौरागढ़, जहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला मास गार्डन ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के ही नैनीताल जिले में। अगला क्वेश्चन है, माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं बलजीत कौर। बलजीत कौर जो कि बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। तो एक जोड़ी है, मतलब कि इसमें 2 लोग शामिल हैं, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। गुणबाला शर्मा ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ही अभी हाल ही में माउंट पुमेरी को फतह किया है। अब ये है कहाँ? तो ये है नेपाल की लोकेशन, और इसी नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट कितनी है? तो ये है 8848.86 मीटर। 0.86 मीटर का इसमें इजाफा हुआ है, इसलिए इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं माउंट पुमोरी की। तो माउंट एवरेस्ट के पास ही ये है माउंट एवरेस्ट, इसके पास ये आप जो देख रहे हैं ये है माउंट पुमोरी, जहाँ इनके द्वारा ये चढ़ाई की गई है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला ये है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला ये है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति ये है सराय खुमैलो। अगला क्वेश्चन है, कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के लिए पीपल एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं सर डेविड एटनबरो। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि कोप ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये किसका निकाय है? UNFCCC। ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो इसकी जो शुरुआत है, मतलब कि UNFCCC 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे आप रियो शिखर सम्मेलन कहते हैं, इसके रूप में भी जाना जाता है। ये 1994 में लागू हुआ और 197 कंट्री के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, और इसी का ये सर्वोच्च निकाय है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। और इसी का ये जो 26 एडिशन है, जिसे आप कोप 26 कह रहे हैं, इसका आयोजन किया जाना है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, और इसी के लिए पीपल एडवोकेट के रूप में चुने गए हैं सर डेविड एटनबरो। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है कोप 26 की। सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था कोप 21। ये हुआ कब था? 2015 में। इसी कोप 21 के दौरान जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यानी कि जिसे आप ISA के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत, मतलब इसका जो प्रस्ताव है, ये भारत और फ्रांस के द्वारा रखा गया था। इन दोनों ही कंट्रीज़ ने इसकी पहल की थी, जिसका मेन पर्पस था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये सोलर एनर्जी को लेकर के काम करें और आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी ये एक दूसरे देशों के साथ शेयर करें। और इसी दौरान भारत के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था कि 2021 तक भारत 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक। यदि देखा जाए तो भारत ने 69% टारगेट ये अचीव किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। 6,000 रुपये, लेकिन ये 3 किस्तों में जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में। पहली जो किस्त है ये अप्रैल से जून के बीच दी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच, और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच दी जाती है। ये जो योजना है ये उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि का स्वामित्व है। हाल ही में अजंता नियोगी किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये भी हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, जबकि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री ये तो है निर्मला सीतारमन, और अब असम की बनी है अजंता नियोगी। यदि हम बात करें असम की, तो ये है असम की लोकेशन। इसकी राजधानी दिसपुर। हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? हिमंता बिश्वा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। अच्छा, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को। और हिमा दास ये इसी असम से बिलोंग करती है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो असम है, यहाँ ये बाढ़ से हमेशा से ही हर साल प्रभावित रहता है।
तो ऑनलाइन बाढ़ों की जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला पहला राज्य ये असम ही बन गया है। मतलब कि मोबाइल पर ही अब व्यक्ति को असम में बाढ़ की जानकारी मिल सकेगी। असम के ही जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला भी रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो कि बन गया है पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने जो सीरम इंस्टीट्यूट है, मतलब कि भारत में जो कंपनियां वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, इनके द्वारा जितनी वैक्सीन की डिमांड की गई थी उतनी ये सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, मतलब कि इसमें देरी कर रही हैं। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ये कोवैक्स गठबंधन में शामिल हो चुका है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम कीमत पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसकी खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर पहुंच बनाई जा सके। तो यदि हम बात करें पंजाब की, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा पंजाब के ही करनाल जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई थी। कुछ समय पहले ही पंजाब की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? विनी महाजन। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में पंजाब का 23वां जिला बना है। इसका नाम क्या है? मलेरकोटला। मलेरकोटला जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखिए, रस्किन बॉन्ड बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इनसे रिलेटेड बुक का नाम एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कुछ समय पहले ही इनके द्वारा एक और किताब लिखी गई थी जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। यदि हम बाकी के ऑप्शन की बात करें तो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अरुंधति रॉय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सितंबर 2020 में ही इनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है आज़ादी, और इनकी एक और किताब है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी किताब के लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के 44वें क्रम के प्रेसिडेंट रहे थे, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। इसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसे टॉकेटिव डायनासोर कहा गया है? टॉकेटिव जिसे आप कह सकते हैं बातूनी। बातूनी यानी कि जो बहुत बोलता है। इसकी खोज अभी हाल ही में मैक्सिको में की गई है। और ये जो जीवाश्म पाया गया है इसकी खोज तो 10 साल पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन इसके प्रजातियों की खोज ये धीरे धीरे रिसर्च के माध्यम से पता चल रही है और माना यह जा रहा है कि ये जो जीवाश्म है ये 70 मिलियन साल पहले का है। हालांकि इसका जो हिस्सा है ये 2013 में भी पाया गया था। धीरे धीरे इसके हिस्से बरामद हो रहे हैं। तो 80% सिर बरामद होने के बाद इसकी नई प्रजाति की पहचान की गई है। और अभी तक यदि देखा जाए तो इस डायनासोर के किस किस हिस्से का पता लगाया जा चुका है? इसकी शिखा मतलब कि जो ऊपरी हिस्सा है, इसके अलावा ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा और न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम ये क्या होता है? तो ये वो हिस्सा है जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है। इन सभी भागों का पता लग चुका है और इसी की पुष्टि मैक्सिको के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। तो नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों ने मैक्सिको की लोकेशन तो देखी ही है, ये है यूएस। तो मैक्सिको की जो राजधानी है ये क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी है मैक्सिकन पेसो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है एंड्रेज मैनुअल। अच्छा, ये फैक्ट तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये तो ब्रिटेन था। बाद में आयरलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की थी, तो ये तो था पहला देश। लेकिन जो मैक्सिको सिटी है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला शहर था। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अलावा यूएसए और मैक्सिको के बीच एक नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इसका नाम क्या है? रियो ग्रैंडे रिवर। जो मैक्सिको है ये सावरन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पैसिफिक ओशन। ये पूरा इलाका पैसिफिक ओशन का है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में विश्व के जो 5 महासागर हैं इनके गहरे गर्त की खोज की गई है, जिसमें कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा गर्त ये कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। इसके अलावा आसपास की लोकेशन आप देख ही सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर इसके आगे सेंट्रल अमेरिका लग जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में यानी कि गोल्ड में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड ये लॉन्च किया है? तो हाल ही में डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया गया है
एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। और एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के जो भी ग्राहक है ये एयरटेल थैंक्स ऐप एक एप्लीकेशन है, इसका उपयोग करके 24 कैरेट सोने में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई भारी मात्रा में राशि की ज़रूरत हो, 1 रुपये से भी कम में इसमें निवेश किया जा सकता है। और ग्राहकों द्वारा खरीदा गया जो सोना है सेफ गोल्ड द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के, यानी कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और कुछ ही क्लिक में किसी भी समय एयरटेल थैंक्स ऐप जो कि यहाँ मैंने बताया है इसके माध्यम से बेचा जा सकता है। और इसी की शुरुआत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड, इसकी शुरुआत कर दी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फुटवेयर ब्रांड जिसका नाम है बाटा। बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बन गए हैं गुंजन शाह। इन्होंने स्थान लिया है संदीप कटारिया का, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसके ग्लोबल सीईओ ये तो बने हैं संदीप कटारिया, भारतीय मूल के ही हैं, और इन्हीं के स्थान पर नियुक्ति की गई है गुंजन शाह की। तो ये इंडिया में बाटा के सीईओ होंगे। यदि हम बात करें बाटा की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है लॉज़न स्विट्ज़रलैंड में, और इसका जो इंडियन ब्रांच है ये स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन की बात करें तो अडार पूनावाला ये कौन है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो फॉर्च्यून है इसके द्वारा दुनिया के टॉप 50 लीडर्स की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन ये तो रही थी टॉप पर। टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं अडार पूनावाला। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 10वीं। सत्या नडेला ये भी भारतीय मूल के ही हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा इटली में, और इटली के लुनाटो में इसका आयोजन किया जाना है। ISSF तो वर्ल्ड में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं इन्हें ISSF ही रेगुलेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्थापना 1907 में हुई। हेडक्वार्टर स्थित है म्यूनिक जर्मनी में। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसन। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।